नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल का हत्याकांड हुआ। दरअसल उमेश पाल राजूपाल हत्याकांड में गवाह थे और उनको दिन दहाड़े गोलियों और बमों से भून दिया गया। इसके बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में यह ऐलान किया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा और उसी तरह से सरकार, प्रशासन और पुलिस की जो कवायद है उसी दिशा में दिख भी रही है। इस पूरे हत्याकांड में शामिल 2 शूटर्स का एनकाउंटर किया जा चुका है। दरअसल इस पूरे मामले में अतीक अहमद के परिवार का भी नाम है। उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसके बेटे पर, असद पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया। शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है, उन पर भी 25,000 रुपए का इनाम जो है वो रखा गया है। हालांकि कोशिश पुरजोर तरीके से हो रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस पूरे मामले में पुलिस के गुड वर्क के बावजूद भी अतीक का सिस्टम हावी कैसे पड़ रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब जुड़ रहे हैं। तमाम चीजों को समझने की उनसे कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका। धन्यवाद भविष्य जी। सर, पहला सवाल तो यही है, जिस तरह से दिन दहाड़े ये घटना हुई, इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद से मुख्यमंत्री ने भी कहा कि देखिए माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल बेहतर तरीके से करने की बात योगी सरकार करती है, उसके कई उदाहरण हमने देखे भी हैं बीते कुछ सालों में। लेकिन ऐसा क्या हुआ इस बार कि अतीक अहमद का जो कुनबा है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से पीछे लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कुनबा जो है गिरफ्त में नहीं आ पा रहा। भविष्य जी, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि पुलिस के सार्थक प्रयास ये ज़रूर आपके सामने परिणाम देंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि परिणाम आज मिल जाए, कल मिल जाए, न इसके बारे में कोई भविष्यवाणी करनी चाहिए। मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ओसामा बिन लादेन, पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी रही, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के पुरस्कार थे, लेकिन 3-4 वर्ष लग गए उसको दस्तयाब करने में। ददुआ ठोकिया 40 साल क्रियाशील थे, मारे गए 2007 में। इसके अलावा कितने और अपराधी बता जो दशकों तक चले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये भी दशकों तक चले, या कोई तर्क है कि ये दशकों तक चले। एक दफ़ा जब मुख्यमंत्री जी के स्तर पर ये हो गया मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिलना है, और उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दबाव बना हुआ है। दबाव कैसा? आपने कभी सुना है कि किसी राजनैतिक माफिया के परिवार के ऊपर पुरस्कार की घोषणा हुई हो? वर्तमान में पहला केस है कि राजनैतिक बाहुबलियों के ऊपर उनके बेटे पे 5 लाख और पत्नी पे 25,000 का इनाम है जी। ये कुछ सामान्य बात नहीं है। पलायित अपराधी, भूमिगत अपराधी, फरार, मफरूर, एब्सकॉन्डर, कुछ भी कह लीजिए जी, लेकिन इसके पीछे जो मंशा होती है, जिंदा या मुर्दा, आप समझ रहे हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है, जिंदा या मुर्दा। और अभी तो इनाम की राशि 25,000 है और 5 लाख है। और अगर नहीं मिलेंगे तो कालांतर में ये राशि 50 लाख और 1 करोड़ तक भी जा सकती है जी। और इन्हीं के भाई बांधव, इन्हीं के अनुचर, इन्हीं के सेवक इन्हीं को ला करके पुलिस के हवाले कर देंगे। इसलिए बेहतर इनके लिए होगा कि जाके या तो आत्मसमर्पण करें न्यायालय में, या पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करें जी। विश्वास रखें कि उनका अहित नहीं होगा, कानून की विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी जी। तो जो दबाव बना हुआ है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस, ये पूरा चल रहा है, लेकिन ये भी कोई सामान्य अपराधी नहीं है, शातिर दिमाग के अपराधी हैं जी। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा शातिर दिमाग के अपराधी हैं। मैं इसमें और भी चीजें आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले ये बात कि एक तरफ अतीक अहमद मौजूदा समय में साबरमती जेल में बंद है। अब हम अगर थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटें, राजूपाल हत्याकांड जिस तरीके से हुआ, जो आरोप लगे अतीक अहमद पर, उसके गैंग पर, और जो स्टाइल था, मोडस ऑपरेंडी जो थी किसी एक क्राइम को अंजाम देने की, ठीक उसी तरह से सर, ठीक उसी तरह से प्रयागराज में 24 फरवरी को इस वारदात को अंजाम दिया गया। न कोई स्टाइल बदला, न किसी तरह की कोई परेशानी हुई। क्या इसको कैसे देखा जाए कि भाई अतीक अहमद जेल में बैठा हुआ और इतनी सहूलियत के साथ, मतलब क्या वाकई उसको इतनी सहूलियत, या यूँ कहें कि उसकी जो सिस्टम में जड़ें हैं, क्या वो इतनी गहरी हैं कि इस तरह की वारदात को वो इतने सालों बाद भी उसी तरीके से अंजाम यहाँ पर दिया जा रहा है? इसको आप कैसे देखते हैं? हत्या करना जी, ये कोई ऐसा क्रांतिकारी काम नहीं है कि कोई कर नहीं सकता है, विशेषकर ऐसे अपराधी और शातिर दिमाग के अपराधी जैसे कि अतीक अहमद और उनका गिरोह है। लेकिन इस गिरोह में पहली बार आपने देखा होगा कि उसके परिवार के, मतलब उसके अपने पुत्र ने इसमें भाग लिया, जिससे कि ये स्पष्ट होता है कि गैंग
छिन्न भिन्न हो चुका है। तभी उनके लड़के को, जबकि अगर लड़के को ज़रूरत नहीं थी कि दिन दहाड़े जा करके हत्याकांड में शामिल हो, नॉर्मली तो आदमी ये चाहता है कि लड़के के ऊपर कोई अपराध ना हो, अपराध गिरोह करे, लड़का उसका लाभ उठाए और बाद में कालांतर में राजनीति में आकर के वो भी एक बाहुबली नेता बन जाए जी। लेकिन उसका डेस्परेशन तो देखिए। लेकिन आपका कहना सही है कि जिन परिस्थितियों में ये हत्याकांड हुआ, ये राजू पाल हत्याकांड से भी जघन्य मैं मानता हूं। क्यों? 2 सुरक्षा कर्मी भी शहीद हुए हैं, दिन दहाड़े बम चले हैं, योगी जी का राज्य है, इसलिए मैं इसको बहुत दुस्साहसिक घटना मानता हूं। लेकिन मरता क्या न करता जब वर्चस्व की लड़ाई थी, क्योंकि जैसा कि बातें छन करके आ रही हैं कि जो जन चर्चाएं हैं, जन चर्चाएं ये कहती हैं कि अगर ये न करता, उसका अपना आर्थिक और आपराधिक साम्राज्य दोनों समाप्त होने वाले थे और उसमें बहुत लोगों की नज़र थी कि इस वैक्यूम में कौन घुस जाए। तो उस वैक्यूम को ख़त्म करने के लिए और अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए ये एक डेस्परेट उसने एक अपराध किया है और जिसका खामियाजा वो भुगतेगा। बिल्कुल, आपने कहा कि आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर जो उसका स्तर था या जो आधार था वो पूरी तरह से खत्म होने की दिशा में था और इसी वजह से वो डेस्परेशन थी और उसी डेस्परेशन की वजह से इस वारदात को, इस हत्याकांड को, इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन सर एक चीज़ ये भी, अगर इसको राजनीतिक तौर पर भी समझा जाए, अतीक अहमद एक ऐसा शख्स जो हर एक राजनेता, हर एक राजनीतिक दल ये उनके साथ नजर आए, फोटो खिंचाई और अचानक से, अब ठीक है पॉलिटिकल विल इस मौजूदा सरकार में नजर आती है इन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए, लेकिन एक वक्त ऐसा भी तो था सन्ना कि ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जा रहा था। कहने का मेरा मतलब है कि आपने बारीकी से देखा होगा कि अतीक अहमद कैसे अतीक अहमद बना, वो जो एक पूरा उसके पीछे का जो सिस्टम बनता है और कैसे एक व्यक्ति निकलकर इतना बड़ा माफिया बनता है कि वो पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को चैलेंज कर दे। भविष्य जी, आप इसको समझिए, राजनीति का आज का दुर्भाग्य से ताना बाना क्या है जी। कास्ट यानी जात, अपराध यानी क्राइम और राजनीति, ये जो फैब्रिक है इसके 3 सूत्र हैं, कास्ट, क्राइम, पॉलिटिक्स। राजनीति, मजहब, संप्रदाय, जात और अपराध, तीनों का एक ऐसा ताना बाना सा एक बन गया है कि एक को खींचिए तो दूसरा अपने आप खींचा चलाता है। आप क्राइम को खींचिए तो जात निकल आती है, राजनीति निकल आती है, राजनीति कीजिए तो उसके पीछे ताना बाना अपराध का और इस तरीके की चीज़ें निकल आती हैं, राजनीति की निकल आती हैं। तो इस ताने बाने में राजनीति का कंपल्शन क्या है? जिताऊ कैंडिडेट। फिर ये नहीं देखेंगे कि वो चरित्रवान है या चरित्रहीन है, अच्छी छवि का है या बिना छवि का है, जिसकी छवि है ही नहीं जी। दिखाई ये पड़ रहा है कि कैंडिडेट जिताऊ हो, फिर चाहे उसके ऊपर कोई भी छवि हो, लूट खसोट वाला हो और बाहुबली हो, तो दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में। वो कैसे? कैंडिडेट न सिर्फ जिताऊ है बल्कि वोट बैंक पॉलिटिक्स में जो तुष्टीकरण की राजनीति है। मैं बड़ी कड़वी बातें कर रहा हूँ, लेकिन एक भारतीय नागरिक जो ये कड़वी बातें देख रहा है, मैं उसको आपके सामने और आपके दर्शकों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाहुबली न केवल तुष्टीकरण की राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं या उसके जीते जगते मूर्ति रूप हैं, बल्कि एक जिताऊ कैंडिडेट भी हैं। लाभ नंबर 2, लाभ नंबर 3 कि धनबल और बाहुबल। तो एक तरीके से आर्थिक और आपराधिक साम्राज्य के साथ साथ एक राजनीतिक साम्राज्य भी खड़ा हो जाता है। और राजनीतिक साम्राज्य जब खड़ा होता है, अपराधी तो तब तक रहता है जब तक वो 1 करोड़ के नीचे रहता है। जिस दिन उसकी हैसियत 5-7 करोड़ हो जाती है अपराध से, तो आपने देखा होगा कितने, और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, आप आगे भी बढ़े, बिहार में भी देखें तो आपने शहाबुद्दीन का नाम सुना होगा और ऐसे तमाम ऐसे हैं राजनेता जो अपराध करते करते कहाँ से कहाँ, बाकी तो अभी शोभा बढ़ा ही रहे, उनका नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन अपराध की पहली पायदान पे अपराधी रहता है, दूसरे पायदान पे सफ़ेदपोश और तीसरी पायदान पे राजनेता। तो अपने पास कहता है कि साहब वो तो राजनीतिक विद्वेष के कारण, वैमनस्य के कारण फर्जी मुकदमे लिखा दिए गए थे और उसके बाद एन केन प्रकारेण कोर्ट क्राफ्ट से वो अपने को बचने के रास्ता निकाल लेता है। अभी आपने सुना होगा विजय मिश्रा को एक सज़ा हुई है, मुख्तार अंसारी को न्यायालय से सज़ा हुई है और बाहुबलियों को इसके पहले सज़ा कहाँ होती थी? सज़ा होती ही नहीं थी, क्योंकि वो गवाहों को तोड़ लेना, गवाहों की हत्या कर देना, कोर्ट में डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, जब तक गवाह अपने आप ही न मर जाए।
तो 25 साल बाद किसको याद रहता है किसने कहाँ कत्ल किया गया, क्या हुआ। तो जो परिदृश्य है, अपराधी तभी तक है जब तक कि वो छोटा अपराधी है, और बड़ा जब अपराधी हो जाता है और अपने भविष्य के बारे में चिंतनशील रहता है, तो राजनीति में पदार्पण करके अपने पत्ते ठीक ठाक खेल करके वो अतीक अहमद बन जाता है, मुख्तार अंसारी बन जाता है, विजय मिश्रा बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन सर ये जो सफ़र रहता है, आपने कहा कि भाई देखिए जिस तरह से एक आर्थिक साम्राज्य, एक आपराधिक साम्राज्य, उसके बाद एक राजनीतिक साम्राज्य, लेकिन राजनीतिक साम्राज्य बनाने तक, क्योंकि आपकी आपराधिक छवि तो लोगों के सामने है, फिर क्यों आखिर वो एक सपोर्ट मिल जाता है राजनीतिक साम्राज्य खड़ा करने के लिए, वो किस तरह से मिल जाता है? मैंने पहले एक शब्द कहा था, जिताऊ कैंडिडेट जी। अगर राजनीतिक जो दल हैं वो देखते हैं कि जिताऊ कैंडिडेट है, जिता सकता है, न सिर्फ अपनी सीट निकालेगा बल्कि हो सकता है 1-2 सीट और निकल जाए। जी जी। हमारी छवि जिस प्रकार की है, और अगर ये मालूम पड़ जाए कि एक जात या संप्रदाय के लिए हमारा दृष्टिकोण बहुत उदार है, हम सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, तो ये भी एक छवि बनाने में और बिगाड़ने में एक बहुत बड़ा एक कारण होता है कि किस प्रकार के कैंडिडेट, भले ही दागी हों, भले ही 50 केस क्यों ना हो, उसको हम टिकट देंगे, उसके कहने पर हम 2-4 टिकट और दे देंगे। और ये भी देखा गया है कि ऐसे टिकट वाले जो हैं ये 3-4 सीटें निकाल लेते हैं। जब 3-4 सीटें निकाल लेते हैं, जिताऊ कैंडिडेट भी हैं, धनबल भी है, बाहुबल भी है, तो मैंने कहा ना, दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में। जी। एक सवाल मैंने किया था सर उससे पहले कि देखिए किस तरह से जेल में बैठकर भी इस तरह की वारदात को अंजाम दे दिया गया, या उसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई और एग्जीक्यूशन भी उसी तरीके से किया गया। कुछ समय पहले की बात है कि एक व्यापारी का अपहरण किया गया, उसके साथ मारपीट हुई 2018, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे सही कीजिएगा। तो नाम भी फिलहाल मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, लेकिन उस व्यापारी के साथ मारपीट हुई। उसने फिर बाद में आकर बताया कि देखिए तो अतीक अहमद और उसके गैंग के लोगों का काम था। तो मेरा सवाल बेसिकली वही है कि इतनी सहूलियत, अगर हालांकि आपने बताया कि वो डेस्परेशन है एक, लेकिन बावजूद इसके वो सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? अगर देखा जाए कि क्राइम को अंजाम देने के लिए तमाम तरह की आपको चीज़ें भी चाहिए होंगी, चाहे मैन पावर से लेकर बात कर लीजिए या हथियारों से लेकर बात कर लीजिए, वो चीज़ें तो इन लोगों को चाहिए होती हैं। वहाँ तक इनकी पकड़ कैसे बनती है? जेलों में रहने, क्या जेल व्यवस्थाओं में सुधार की भी ज़रूरत है क्या? और चूंकि सवाल थोड़ा सा, आप पुलिस महकमे को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि उसमें कहाँ क्या किसी तरह की चूक होती है, या उधर भी कोई सुधार की ज़रूरत है, या किस तरह के फैसले लेने की ज़रूरत है? इस चरमराए हुए सिस्टम को अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है जी। आप ऐसे चिंतनशील पत्रकार इसका उत्तर न जानते हो, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। पहला कारण, आकंठ भ्रष्टाचार। जी। जेल के अंदर कोई सुविधा अगर मिलती है, भले ही 1 गिलास पानी की भी हो, निःशुल्क नहीं मिलती है। घर से अगर खाना आ रहा है, कोई औषधि मिलती है, निःशुल्क नहीं मिलती है। उसके पीछे उसके कारण और उसका शुल्क होता है। जी। और ये चीज़ एक इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन होता है ना, एक संगठित भ्रष्टाचार, संगठित अपराध, संगठित भ्रष्टाचार। और इस संगठित भ्रष्टाचार के चलते हुए आपने जेल की जो सुविधाकरण है उसका नकदीकरण भ्रष्ट जेल कर्मी और अधिकारी उठाते हैं। अब आपकी दूसरी बात का एक मैंने समीकरण आपको बताया था, अपराध, राजनीति और जातीयता, क्राइम, कास्ट। अब मैं दूसरा समीकरण पे आता हूं जिसके लिए एन वोरा कमेटी बनी थी। जी। अधिकारी, माफिया और अपराधी गठजोड़, माफिया, अधिकारी और राजनेता गठजोड़, ये 3 की अगर एक तिकड़ी बना ले, एक तरफ राजनेता, एक तरफ अपराधी और तीसरी तरफ राजनेता, इस तिकड़ी के माध्यम से आधा भ्रष्टाचार यहीं से चलता है। जी। एन वोरा कमेटी बनाई इसीलिए गई थी कि इसको तोड़े कैसे। कमेटी बनी, कमेटी ने रिपोर्ट दी, लेकिन वो कमेटी अभी बस्ता खामोशी में है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि जब प्याज की एक परत आप उठाएंगे, आपने शुरू किया माफिया से, बाहुबली से, आप आगे अधिकारी पे। आप ये बता दें कितने अधिकारियों पे कार्रवाई आपने आज तक देखी है? जी। सुकेश चंद्रशेखर 1 करोड़ रुपए रोज रिश्वत देता था तिहाड़ में, फिल्म स्टार से मिलने के लिए और अपने मिलने वालों से। क्या किसी जेल कर्मी का डिसमिसल हुआ है? और नहीं हुआ तो मैं जानना चाहूँगा क्यों नहीं हुआ है।
आपको चाहिए था कि ऐसे मौके पे पूरे स्टाफ उनके ऊपर अपराध पंजीकृत करके अनुच्छेद 311 संविधान के उनको आप डिसमिस करते, जेल भेजते, उनके सारे पेंशनरी ड्यूज खत्म कर देते, सेवा मुक्त कर देते। ऐसी ऐतिहासिक कार्रवाई आज तक नहीं हुई, और नहीं हुई तो हम दस्तक दे रहे हैं, दावतनामा दे रहे हैं कि और ऐसे अपराध बढ़ें। तो नेक्सस क्या है? बाहुबली की मदद करने के लिए अपराधी मौजूद, अधिकारी मौजूद, राजनेता मौजूद। जिसको बुला के अतीक ने पिटवाया उसकी मदद में कौन? केवल जुडिशरी, केवल जुडिशरी। जी। अगर जुडिशरी ने फैसला न दिया होता तो अतीक अभी भी छाती पे मूंग दल रहे होते, उत्तर प्रदेश में साबरमती जेल न जाते। जी। लेकिन सर, आपने जैसे कहा कि ठीक है, वो तमाम चीजें हैं, आमूलचूल परिवर्तन तो होना संभव भी नहीं लगता, लेकिन मौजूदा सरकार में, योगी सरकार में वो विल पावर नजर आई, उस तरीके से कार्रवाई भी हुई। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, आपने पहले बताया कि देखिए अब जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी काम कर रहा है, टेक्निकल इंटेलिजेंस भी काम कर रहा है, तो फिर क्यों आखिर इतना वक्त लग रहा है? अगर क्या इसको इस तरीके से देखा जाए कि जो पुलिस का सिस्टम है उस पर भारी पड़ रहा है अतीक का सिस्टम? ये बहुत शातिर दिमाग के, ये कोई गिरहकट या जेबकट नहीं है जी। ये संगठित अपराधी हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं। इन्होंने पूरी जिंदगी बिता दी अपने भागने के रास्ते तैयार करने में। जी। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मुझे मालूम नहीं, ना मैं जानना था, अगर मालूम होगा तो मैं बताऊंगा भी नहीं आपको जी। लेकिन अगर ये कहीं नेपाल या बांग्लादेश भाग गए हों, ये नहीं कि उनके भागने के रास्ते अगर वहाँ भी भाग जाते हैं तो बचेंगे, वहाँ पे भी नहीं जी। वहाँ पे भी पकड़े जाएंगे। अगर भाग गए तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ चूहे की तरह रहेंगे, कीड़े मकोड़ों की तरह, वो रह नहीं पाएंगे, साम्राज्य उनका वैसे भी समाप्त हो जाएगा। तो इन्होंने अपने धन की व्यवस्था क्रिप्टो करेंसी या हवाले के जरिए पहले कर लेते हैं कि कहीं भागने का मौका आया तो जैसे आप भी कंटिजेंसी प्लान बनाते हैं जी। आप भी बैकअप प्लान बनाते हैं, तो इनके बैकअप प्लान होते हैं कि अगर किसी परिस्थिति में भागना पड़ा तो हवाला के जरिए माल कैसे आएगा, क्रिप्टो करेंसी के जरिए सामान कैसे आएगा, कहाँ छुपने की शर्त, सेफ हाउस क्या होगा, उसकी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर बनाए? इसके पहले भी हिंदुस्तान के दुश्मन और अपराधी अब्दुल करीम टुंडा नेपाल से आया कि नहीं आया जी। 3 अपराधी दुबई से आए कि नहीं आए, ये भी आएंगे इनके भागने के रास्ते, क्योंकि इनके खर्चे लाखों रुपए रोज के हैं। ये आसानी से रहने वालों नहीं कि हवाला से 1 दिन में आ गया पैसा, 2 दिन आ गया तो उसमें चल जाएंगे, उसमें तो इनका जो है जेब खर्च भी नहीं निकलेगा। तो जितने दिन इनके भागने के हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं है जी। एक इनको मौका मिल गया, भूमिगत हो गए, ये भूमिगत हैं, पलायित नहीं है, ये भूमिगत हैं, और बहुत जल्द यूपी पुलिस के शिकंजे से आज तक कोई नहीं बचा है, ये भी नहीं बचेंगे। ये मैं यूपी पुलिस का इतिहास बता रहा हूँ, बड़े बड़े आए, सुल्ताना, मान सिंह, माधव सिंह, मोहर सिंह, पोथी छविराम, महावीरा, सब या तो भगवान को प्यारे हुए या अंतिम संस्कार हुआ या जेल की सलाह के पीछे गए, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो कह दे कि मैं भूमिगत हो गया और मुझे 10 साल मैक्सिमम लिमिट है किसी की। जी बिल्कुल ठीक है सर। आपने जिक्र किया कि अगर आप भागे हैं, कहीं बाहर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस से कभी कोई उसकी पकड़ से बचा नहीं है। आपने ये भी कहा कि फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, उस वक्त वापस रुख करना पड़ेगा। खैर ठीक है सर, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में आप जो एक्शन और क्या कुछ हो सकता है इस दिशा में? क्योंकि ये कहा जा रहा है, सवाल उठ रहे हैं सर, दो शूटर्स का इनकाउंटर हुआ, बुलडोजर भी हो रहा है, लोग सवाल पूछ लेते हैं कि भाई देखिए गुर्गों पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो मुख्य इसमें माफिया हैं उन पर क्यों इस तरह का एक्शन नहीं होता कि जो एक बाकी माफियाओं पर भी या उस तरह के लोगों पर, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर या उस मानसिकता पर एक चोट हो? भविष्य जी, ये तो जनता है, आलोचना करना इसका काम है जी। क्या इसके पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने टंकार के साथ ये कहा मिट्टी में मिला दूंगा? ये एक वाक्य ही बहुत महावाक्य है जी। नंबर 2, क्या इस तरीके से बुलडोजर चलते देखा गया है कभी? कहता था ये बेगुनाह बच्चे हैं, बेगुनाह बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है। तीसरी चीज़, जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, जिस तरीके के पीछे ये अपनी जान बचा के भाग रहे हैं और जिस तरीके से इनकी चल अचल संपत्ति अटैच हो रही है, ये नहीं है। अब आपने पूछा क्या कार्य योजना, क्या हम और कर सकते हैं? ये शनय शनय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टर्न द हीट ऑन, टर्न द हीट ऑन। तो टर्न द हीट ऑन में ये प्रथम चरण है, पहली किश्त है, पहली पायदान है। अब आप इनाम जहां 5 लाख है उसको 50 लाख कर दें जी। इन्हीं के चेले चपाटे इनको पकड़ करके नज़दीकी चौकी में दे आएंगे, ठीक है ना?
जो 5 लाख है 50 लाख कर देंगे। 100 ट्रेंड आदमी पुलिस के और जनता के जो लाइसेंस है उनको भेज दीजिए, ये चाहे जहाँ पर भी हों। और जहाँ पर मैं कह रहा हूँ, भारत में हो तो पुलिस वाले और नेपाल में हो तो जनता के व्यक्ति, जिनको पूरा अधिकृत है जाने के किसी अनुमति के, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम पुलिस के लिए करेंगे। बाकी हम कानून से काम करेंगे, रेड कॉर्नर नोटिस इशू कराएंगे इंटरपोल के जरिए और कानूनी कार्रवाई करेंगे जी। बाकी कार्रवाई तो विधि सम्मत तरीके से होती ही है। बिल्कुल, इसमें कहा भी जा रहा है अब चूंकि उधर से भी इस तरह की चीज़ें आने लगी कि भाई एनकाउंटर की आशंका जताई जा रही है और ये सब चीज़ें होने लगी हैं। सरकार भी कह रही है तमाम चीज़ें कि कानून संबद्ध जो भी स्टेप होगा, जो भी एक्शन होगा वो लिया जाएगा। आपको लगता है, लेकिन एक सवाल मेरा विकास दुबे से भी जुड़ा हुआ था सर। विकास दुबे का जिस तरह से पूरा वो एक्शन हुआ, और ये फिर वापस सवाल उधर ही जाएगा कि वहाँ पर इस तरह से एक्शन लिया गया, पुलिस की क्या सक्रियता उसमें नज़र आई, किस तरह से काम किया, वो हम सबके सामने हैं। तो फिर इसमें मैंने वो सवाल किया ना, अतीक का सिस्टम, तो अतीक का सिस्टम क्या वाकई भारी पड़ रहा है? क्योंकि एक माफिया का किस तरह से सर्वनाश हुआ वो हमने देखा है, पुलिस ने किस तरह से काम किया हमने देखा है। अप्रिशिएट पूरी प्रदेश की जनता, देश की जनता ने उसको किया। माफिया भारी नहीं पड़ रहा। माफिया भारी पड़ता तो टंके की चोट पे अपने महल में रहता है प्रयागराज में, लेकिन वो उस वक्त भागा हुआ है। माफिया तो साबरमती जेल में है जी, लेकिन उनकी पत्नी 25,000 की आज इनामिया है, उनके पुत्र 5 लाख के इनामिया मफरूर अपराधी हैं और अपनी मुठभेड़ की आशंका के बारे में शिकायत कर रहे हैं। ये कोई कम बात है कि उनका लॉस ऑफ फेस जो हुआ है कि आज अपनी जान की खैर बना रहे हैं। आपने और भी सवाल उठाए थे कि विकास दुबे का क्या हुआ था। पुलिस वाले, पुलिसकर्मी अनुशासन से चलते हैं, कानून से चलते हैं जी, अहिंसावादी होते हैं, लेकिन अगर आप उनके ऊपर आक्रमण करें तो कानून आईपीसी में धारा 96 से 104 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कि अगर हमारे ऊपर या किसी अन्य पे कोई आक्रमण करेगा आपके ऊपर या आपके ऊपर, तो न्यूनतम बल प्रयोग करके उसको निष्क्रिय करेंगे और अपनी और दूसरे की जान और माल की हिफाजत करेंगे जी। और इसका तकिया कलाम है पुलिस में। हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के गिरफ्तार किया गया, गैर मुनासिब नहीं, मुनासिब चोट पहुंचा करके, मिनिमम, न्यूनतम जी। अब वो न्यूनतम जैसे विकास दुबे की थी वो भी न्यूनतम था। न्यूनतम ये भी होता है कि आप गिरफ्तार किए गए, उतना भी है बाय वर्ड, बाय टच, सिर्फ टच कर कहते हैं यू आर अंडर अरेस्ट, आप गिरफ्तार किए गए हैं। और न्यूनतम ये भी होता है, फिर जनता ये कहेगी कि आपने 6 गोली छाती में क्यों नहीं मारी, आपने क्यों पेट में गोली मारी। तो जनता को नहीं, हम और पुलिसकर्मी कानून के प्रति उत्तरदायी हैं, लॉ के प्रति उत्तरदायी हैं। जी, ठीक है सर। एक आखिरी सवाल इस मुद्दे पर, उस पर फिर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा अमृतपाल को लेकर भी, जिस तरह से पंजाब में चल रहा है। इस पूरे मामले में आपको क्या लग रहा है कि अब कितना और वक्त, या यूँ कहें कि केवल इस मामले पर, क्योंकि एक संदेश जाना ज़रूरी है प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल विपक्ष भी खड़ा कर रहा है और जनता के बीच भी कई सवाल है, तो आपको लगता है कि कितनी जल्द ये इसमें और बड़ी कार्रवाई हम देख सकते हैं आगे? मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है जी। आर्थिक साम्राज्य जब ध्वस्त होता है तो आदमी जल बिन मछली की तरह हो जाता है। उनके सारे भागने के रास्ते तो वैसे भी बंद हो चुके हैं और बिल में रह करके 3 बेर खा के रहने वालों में से ये लोग नहीं हैं। ये लोग बहुत जल्दी ऊपर आएंगे जी। और अपनी हिफाजत जितनी कानून को इजाज़त देता है, हम तो लोकतंत्र में है, अदालत में यह तो ये पुलिस के सामने ये आत्मसमर्पण ही करेंगे। जी, ठीक है सर।